Hello everybody, welcome to Revodu, It's Physics, Chapter 3 Motion in a Straight Line। हम हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि यूनिवर्स में मोशन बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब हम चलते हैं या जब हम रनिंग करते हैं तो हम मोशन में हैं, या फिर जब हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन से या कार से तो हम मोशन में हैं। वाटरफॉल के अंदर पानी नीचे गिर रहा है तो यहाँ पानी मोशन में है। जब हम चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो जो स्टीम बाहर निकल रही है पॉट से वो मोशन में है। इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, एटम के अंदर। और यहाँ तक कि जो चीज़ें हमें मोशन में नहीं लगती वो भी मोशन में है। जैसे कि आपके सामने रखी टेबल पे जो बुक है वो आपको लग रहा है कि मोशन में नहीं है, और आप यहाँ बिल्कुल सही हैं। आपके रिस्पेक्ट में वो जो बुक है वो मोशन में नहीं है, बट इस पोटैटो के रिस्पेक्ट में जो अर्थ की जो सरफेस की स्पीड है वो अराउंड 460 मीटर पर सेकेंड है। तो इस पोटैटो के रिस्पेक्ट में हम बुक और पूरी सरफेस मतलब पूरी अर्थ मोशन में है। तो हम मोशन पढ़ते क्यों हैं? सपोज़ मैं लोहे की एक बहुत बड़ी बॉल लेता हूँ और एक छोटी बॉल लेता हूँ और उसे मैं सेम हाइट से गिराता हूँ। यहाँ पर गैलीलियो गैलीली ने ये फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा यूज़ किया था। देखा गया कि जो बॉल्स थी वो एक ही टाइम पे नीचे गिरती हैं, है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। तो बात मोशन की यह आती है, अगर हमें इस टावर की हाइट पता है तो कितने टाइम में ये नीचे सरफेस पे गिरेगी। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हम ये मोशन की स्टडी से निकाल सकते हैं। मैं कितनी स्पीड से एक बॉल को ऊपर फेंकूं कि वो 100 मीटर की हाइट अटेन कर ले, उसके लिए हमें मोशन की स्टडी करनी पड़ती है। तो चलिए मोशन की स्टडी करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोशन है क्या। आप इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में देख के बता सकते हैं कि कहाँ पर मोशन हो रहा है। इधर चीज़ें स्टैटिक है, सारे पिजन्स जो हैं वो स्टैटिक नज़र आ रहे हैं, मतलब रेस्ट में हैं। और यहाँ मोशन दिख रहा है हमें, यहाँ मोशन हो रहा है। तो हमने कैसे पता लगा यहाँ पर मोशन हो रहा है राइट हैंड साइड में? क्योंकि जो हमारी सरफेस है, ग्राउंड है, उसके रिस्पेक्ट में कबूतरों की, पिजन्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, और एक पिजन की दूसरे पिजन के रिस्पेक्ट में भी पोजीशन चेंज हो रही है। इसलिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पर मोशन हो रहा है। मोशन क्या है? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन पोजीशन चेंज होना ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि हमने वो कबूतर वाला एग्जांपल देखा था, उसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कबूतरों की या पिजन्स की पोजीशन चेंज हो रही थी। सिमिलरली जब आपके टेबल पर जो बुक रखी है आप बोलोगे कि वो मोशन में नहीं है, और वो बिल्कुल सही है। आपके रिस्पेक्ट में उस बुक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए वो आपके लिए रेस्ट पर है। लेकिन उस पोटैटो के लिए हम सभी अराउंड 460 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम सभी मोशन में हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोशन बिना ऑब्जर्वर के अधूरा है। हम नहीं कह सकते कि कोई चीज़ मोशन में या रेस्ट में है अगर हमने एक प्रॉपर ऑब्जर्वर हमने डिफाइन नहीं कर रखा। उस ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सपोज आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में जो सामने आपके बैठा है, सपोज आपका ब्रदर बैठा है, तो वो आपके रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है क्योंकि उसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है ना। सिमिलरली ये दोनों एक दूसरे को बोलेंगे कि हाँ में से कोई मोशन में नहीं है। लेकिन अचानक आप देखते हैं कि कोई हग रहा है। लेट्स से इसका नाम है हग्गू। तो आपकी पोजीशन और आपके ब्रदर की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर मोशन में नहीं है।
अब क्योंकि हग्गू ट्रैक पर बैठा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो एक तरीके से ग्राउंड है। तो हग्गू के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, आप ट्रेन के साथ आगे जा रहे हैं, इसलिए हग्गू क्या बोलेगा कि हाँ ये ट्रेन मोशन में है। तो यहां पर हमारा ऑब्जर्वर कौन है? ये हग्गू। तो किसी चीज को बताने के लिए कि मोशन में है कि नहीं है, हमें एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। हम मोशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मोशन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या मोशन है? जैसे जब आप चल रहे हैं तो ट्रांसलेशन मोशन है, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गई? सपोज आप ही ले लो, जब आप चल रहे हैं। सेकंड होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जिसमें बॉडी अपने एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जैसे कि अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो ये हो गया एक रोटेशनल मोशन। फिर तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है? बॉडी एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करती है, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी अप, कभी डाउन। तो इसका एग्जांपल जैसे क्या हो गया? पेंडुलम, कभी ये इधर जाएगा, कभी इधर, इस पोजीशन के अबाउट चेंज होते रहता है, तो ये हो गया वाइब्रेशनल मोशन। अब वैसे तो कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक फेमस या फिर बहुत कॉमन जो एग्जांपल जो हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन, वो होगा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। उसमें क्या होता है कि बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। एग्जाम्पल, सपोज ये एक व्हील है, तो ये अगर अपने इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगा और इधर हमने इसे अलाउ करेगा चलने को, तो ये आगे भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन ये चीज़ें बहुत बाद में आएंगी हमारे 11th क्लास के कोर्स में, तो अभी हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट वन डायरेक्शनल मोशन या फिर 1D मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन और 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब हमें अच्छे से समझना चाहिए, जिनमें से पहला है पॉइंट मास। तो पॉइंट मास क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और उसका हर पॉइंट उस डायरेक्शन में और उसी स्पीड के या वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे पॉइंट मास। मतलब चीज़ें है ना, जिगल नहीं करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड, या फिर उनकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मिलीमीटर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और एक हमने जेलो लिया है और उसको हमने एकदम धक्के से आगे बढ़ाया, तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा नीचे का और इधर ऊपर, इन दोनों में डिफरेंस होगा ना, तो इसे हम पॉइंट मास नहीं ले सकते। लेकिन अर्थ को हम पॉइंट मास ले सकते हैं जब हम कंसीडर करते हैं अर्थ का मोशन सन के अराउंड, क्योंकि जो अर्थ का ऑर्बिट है रेवोल्यूशन का, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है अर्थ के डायमीटर के कंपैरिजन में। तो हम अर्थ को, इतनी बड़ी चीज़ को भी पॉइंट मास ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि
कि उसमें हर जो पॉइंट है उसकी सेम वेलोसिटी हो, सेम डायरेक्शन में। सेकंड है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसर्निंग। तो काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग द कॉज ऑफ द मोशन। मतलब फोर्स, कोई फोर्स ही लगाया होगा ना उसे मोशन में डालने के लिए किसी चीज़ को। जब हम चलते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, या जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी का इंजन एक तरीके से फोर्स लगा रहा है। तो हम अभी उसमें नहीं जाएंगे कि फोर्स क्या लग रहा है और उसका कैसा इन्वॉल्वमेंट है, हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। और विदाउट फोर्स जो मोशन की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। हमने अभी पिछले जो भी एग्जांपल्स यूज़ किए थे मोशन को समझने के लिए, उसमें हमने बोला था कि मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। लेकिन ये पोजीशन क्या है? व्हाट इज पोजीशन? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके स्कूल की पोजीशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे, आप इस तरीके से बता सकते हो कि मेरा स्कूल, सपोज सामने थोड़ा दूर पुलिस स्टेशन है, तो आप बोलोगे मेरा स्कूल पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर है। या फिर आप बोलोगे कि मेरा स्कूल मेरे घर से 100 मीटर नॉर्थ है और 200 मीटर ईस्ट है। आप एक रेफरेंस पॉइंट लेके फिर उसका एक पोजीशन ऐसे बताते हैं। तो हम जैसे अभी आप पुलिस स्टेशन को या अपने घर को एक क्या ले रहे थे, एक तरीके से एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे पोजीशन बताने के लिए। हम किसी भी चीज़ की पोजीशन विदाउट एक रेफरेंस पॉइंट के नहीं बता सकते। आप बोलते हो कि मेरे घर की जो रूफ है वो 9 फीट की है, तो 9 फीट डिस्टेंस है ग्राउंड से रूफ का, तो यहाँ पर ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट है। किसी भी चीज़ की पोजीशन अगर हमें बतानी है तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तीसरी चीज़ क्या हो गई? रेफरेंस पॉइंट। हम किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए ऐसे एक्सेस बनाते हैं ताकि हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें कि पोजीशन क्या है रेफरेंस पॉइंट से। तो ये तो हो गया 2D। अगर मैं यहाँ पर एक जेड एक्सिस ऐसे बाहर निकालूं, पेपर से बाहर, स्क्रीन से बाहर, मतलब इस तरीके से, तो ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमें बतानी है तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करके ही हम उसे इजीली बता सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका पोजीशन वो है जो आपका स्कूल है और ये आपका होम है, तो 100 मीटर नॉर्थ था, मतलब 100 मीटर वाई वाला और 400 मीटर ईस्ट वाला। तो हम क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ स्कूल क्या है? 400 और 100। और हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है आपका घर, तो रेफरेंस पॉइंट घर लिया है, मतलब ये जो एक्सिस है दोनों एक्स और वाई, ये कहाँ कोइंसाइड करनी चाहिए? आपके होम के ऊपर। जहाँ तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम लेते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस रेफरेंस पॉइंट में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये जहाँ कंसाइड कर रहे हैं उसे हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट। इसमें मैं अगर टाइम भी ऐड कर दूँ, एक क्लॉक ऐड कर दूँ, मतलब टाइम, कोई क्लॉक मैंने ऐड कर दी इधर, ठीक है, आपके घर पर रख दी t=0, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस फ्रेम, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो होपफुली आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट, आई विल आंसर इट। ओके, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कहाँ लेना है। जब यहाँ पर इस ट्रेन के मोशन की बात थी तो हम रेफरेंस फ्रेम कहाँ लेंगे, क्या लेंगे? इधर अगर मैं 3 एक्सिस बनाऊँ और एक z सपोज बाहर आ रही है, तो ये 3 एक्सिस जो होंगी
एक्स वाई और ये 0 0। ये ज़्यादा सेंस बनाता है हमें रेफरेंस पॉइंट इधर लेना, ना कि हम यहाँ पर आपके पर लें, क्योंकि ये चीज़ जो हग्गू है ये मूव नहीं कर रहा है, ये ग्राउंड के साथ, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन आपकी चेंज हो रही है। तो हमें अगर किसी टाइम पे बताना है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, तो इसी के रेफरेंस में बता सकते हैं ना हम। जो ग्राउंड पर है वही बता सकता है कि क्या वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में है। तो हमें यहाँ रेफरेंस फ्रेम कहाँ लेना चाहिए, हग्गू के ऊपर। ओके, अगर आप चाहें तो हग्गे के ऊपर भी ले सकते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम हो गया। ओके, अब पोजीशन। तो सपोज ये 3 एक्सिस हैं, हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D लेना पड़ेगा। तो हमारे 3D वर्ल्ड में अगर किसी चीज़ की पिन पॉइंट पोजिशन बतानी है तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पर तीनों एक्सिस कोइंसाइड कर रही हैं, और फिर हम बताएंगे कि हाँ एक्स डायरेक्शन में इतना, वाई में इतना और जेड में इतना। तो हमारा सपोज इधर है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स में 10 मीटर है, वाई में 20 मीटर है और जेड में -10 है सपोज। तो हमें ये 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, तो हम पक्का बता सकते हैं कि हाँ एग्जैक्ट पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की कहाँ है। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट को अपने इस जो ये रेफरेंस पॉइंट है 0 0 0, अगर यहाँ से इसे ऐसे जोड़ दूँ तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन ऐसे निकालते हैं, दिस इज पोजीशन एक्चुअली। तो अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए कि 3D कैसे आ गया और ये सब, बस ये एक डेफिनेशन है पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हमें यहाँ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत है। तो लेट्स से कि उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम बोलते हैं कि एक्स है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हम क्या लेते हैं इधर, ये 0 है सपोज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। तो इसे हम एक नंबर लाइन ले सकते हैं, सपोज ये है 1 2। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये 0, ये हमारा है रेफरेंस पॉइंट। और इसी रेफरेंस पॉइंट पे हम क्लॉक को t=0 पे सेट कर देते हैं। तो अब हमारा ये क्या बन गया, रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि यहाँ टाइम भी आ गया। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई एक बंदा है, सपोज ये हग्गू है। अब ये इसी लाइन पर मूव कर सकता है आगे पीछे, ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये 1 डायमेंशनल मोशन है। अब देखो, आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड। अब हम एक और नई चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस रेफरेंस पॉइंट जो ये 0 है, इसके रेस्पेक्ट में अभी इस हग्गू की पोजीशन क्या है, तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय हग्गू, मतलब इसने कितने स्टेप्स चले हैं, एक तरीके से हमें डिस्टेंस इसके स्टेप्स बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट हमें बताएगा कि यहाँ से अभी बंदा किधर है। ठीक है, तो सपोज हग्गू कैसे चलता है, शुरू करता है वो इधर आना पॉजिटिव एक्स में, और वो t=1 सेकेंड पे इधर 3 पर है। ठीक है, देन वो आगे चलता है और t=2 पे वो पहुंच गया 5 पे, फिर वो 6 पे पहुंच गया t3 पे, ये सब सेकंड्स में है। ठीक है, फिर वो 8 पे पहुंचा t=4 पे। अब ये क्या हुआ, वापस घूम गया, अब ये वापस उसी लाइन पर है, इसी पर घूम रहा है। t=5 पे ये 7 पे आ गया, फिर ये गया t=6 पे वो 5 पर है, t=7 पे
वो 3 पर आ गया, फिर ये यहाँ से इधर आ गया, t इक्वल्स टू 8 पे, -1 पे आ गया, और t इक्वल्स टू 9 पे वो -4 पर आ गया, और t इक्वल्स टू 10 पे वो फाइनल इधर 7 पे, -7 पे आ गया। तो ये t इक्वल्स टू 10। तो होपफुली आपको दिख रहा है, पहले वो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स तक वो पॉजिटिव एक्स में चला, ये पॉजिटिव एक्स है, और उसके बाद वो पीछे घूमा और फिर वो -7 तक चला इस टाइम के हिसाब से, और उसकी पोजीशन ऐसे दे रखी है। तो हम हर टाइम पे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये हम टेबल बनाते हैं, ये है टाइम, डिस्टेंस, और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो t इक्वल्स टू 0 पे डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट 0। t इक्वल्स टू 1 पे कहाँ पर है ये? 3 पर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 3। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ के रेस्पेक्ट में, 0 के रेस्पेक्ट में अभी बंदा कहाँ है? 3 पर है, तो 3। फिर t इक्वल्स टू 2 पर डिस्टेंस कितना कवर किया इस बंदे ने? 5 पे पहुँच गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 5। सपोज ये डिस्टेंस मीटर में है, ये भी मीटर में है डिस्प्लेसमेंट, और टाइम सेकंड्स में है, ठीक है। तो 2 पे 5 पे पड़ गया, डिस्प्लेसमेंट भी 5 ही है, अभी वो 5 पे खड़ा है क्योंकि। t इक्वल्स टू 3 पे कहाँ है? 6 पे। 3 सेकंड बाद वो 6 पे पहुंच गया। ओके, t इक्वल्स टू 3 पे वो 6 पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 6, क्योंकि t इक्वल्स टू 3 पे वो 6 पर है। 4 सेकंड्स में वो कहाँ पहुंचा? 8 पर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 8, और डिस्प्लेसमेंट भी +8। 5 सेकंड्स पे, 5 सेकंड पे वो कहाँ पर है? 7 पे। तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया? अब देखिए, वो यहाँ से 8 पे गया, फिर वो 1 यूनिट और 1 मीटर और चला उल्टी डायरेक्शन में, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया उसके लिए? 8 + 1 9, मतलब 9। तो 9 इधर। ओके, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? अभी वो कहाँ खड़ा है? 7 पे, तो हम क्या लिखेंगे? +7। 6 सेकंड पे, 6 पे वो इधर है 5 पर, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 8 + 6, 8 + 9, 10 और 11 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? +5। 7 सेकंड्स में कहाँ पहुंच गया वो? इधर 3 पर। तो यहाँ पर कितना था? 11, 12, 13। टोटल कितना कवर कर लिया इसने? 13 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? +3 है, 3। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, जब हम किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट निकालते तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि उसने कैसे टोटल कवर किया है, उसने वो कैसे घूमकर, कहाँ से घूमकर आया है, हमें बस मतलब है उसकी फाइनल पोजीशन से। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कहाँ पर है, तो हमारा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको आगे फिल कर लेते हैं। 8 पे वो कहाँ पर पहुँचा? 8 पर वो -1 पे था, तो यहाँ पर 13 था, 13, 14, 15, 16, 17 डिस्टेंस हो गया इधर 17, और डिस्प्लेसमेंट -1। 9 पे वो कहाँ पहुँचा? इधर 17 है, 18, 19, 20, तो 20 मीटर्स, और ये हो गया हमारा -4। और उसके बाद वो फाइनली -7 पे पहुंचा, तो 20, 21, 22, 23, तो 10 सेकेंड्स में वो 23 मीटर्स चल चुका है, और फाइनल पोजीशन उसकी है -7 पर।
तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हर पॉइंट पे हम उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होपफुली समझ में आया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? डिस्टेंस है टोटल पाथ ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिस्टेंस है, प्लस कहाँ पर है, मतलब कितना डिस्टेंस है एंड कहाँ पर है, राइट में या लेफ्ट में, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, राइट या लेफ्ट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एक वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं, बस कितना पाथ ट्रेवल किया। आपको स्पीड तो पता ही होगी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज स्पीड क्या है, ये 10 सेकेंड्स में, मतलब 0 to 10 सेकेंड इसने उसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 23 मीटर्स चलाए 10 सेकेंड्स में, तो 23/10 2.3 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। ठीक है ना। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इसे हम v बार भी लिखते हैं, वो होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो v बार क्या है? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो सपोज ये, अगर ये हमारा ये जो टेबल बना हुआ है, इसी के अंदर मैं बोलता हूँ कि शुरुआत से लेके, मतलब t0 से लेके t5, 0 to 5 सेकेंड्स में एवरेज वेलोसिटी क्या थी? तो v बार 1 to 5, 1 सेकेंड से लेके 5, सॉरी 0 to नहीं 1 to 5, तो क्या होगी? 5 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? t=5 पे +7 माइनस 1 पे कितना था? 3, तो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल कितना है? 5 - 1, तो ये क्या आ गया हमारा? 4/4 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है 3 to 9 सेकेंड्स, सपोज जब t=3 था और t=9, इस बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या थी? तो 9 सेकेंड्स में, 9 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी ऑब्जेक्ट की? -4, तो -4 माइनस 9 पे कितनी है? सॉरी कितना? 3 पे कितनी है? 6 -6 डिवाइडेड बाय 9 - 3, तो -13 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर माइनस साइन क्या बोल रहा है? कि ऑब्जेक्ट इस दौरान लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, है ना। ये माइनस साइन हमें यही बता रहा है कि वो नेट एवरेज जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है, माइनस की तरफ। ठीक है, तो सिमिलरली आप एवरेज वेलोसिटी कहीं से भी निकाल सकते हैं, मतलब डेल्टा एक्स क्या इधर, तो v क्या आ गया? x2 - x1 t2 - t1, अगर मैं ये बताना भूल गया था। ठीक है, तो होपफुली अब आप कहीं का भी किसी भी इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और एवरेज स्पीड तो है ही बिल्कुल ईजी। अगर मैं बोलूँ कि एवरेज स्पीड निकालो 2 to 8 सेकेंड के बीच का, तो t=8 पे डिस्टेंस कितना था? 17 माइनस t=2 पे कितना था? 5, और डेल्टा टी कितना हो गया? 8 - 2, तो हमारा क्या आ जाएगा? 12/6,
मतलब एवरेज स्पीड क्या आ गई 2 मीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट दोनों की सेम है, ये भी मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर पर सेकंड है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव आता है, मतलब ये हमें डायरेक्शन बताता है, और एवरेज स्पीड पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस नेट डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा ही होगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ इसमें एक नंबर होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, लेकिन यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, सपोज जो हमने पिछले अभी क्वेश्चन में जो हमने टेबल बनाई थी, अगर हम उसको ग्राफिकली शो करें, सपोज ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये एक्स है और इधर नीचे टाइम है, तो हमने 0 0 से शुरू किया था, तो सपोज अगर हम सारे पॉइंट्स मिलाएं तो सपोज कोई पोजीशन ऐसे आती है, ठीक है, सपोज ये ग्राफ बन के आता है हमारा, यहाँ पर ये 1 2 3 4 एक्सेट्रा, और यहाँ पर ये 1 2 3 माइनस नीचे, ठीक है, ऐसे ग्राफ बना है। तो इस ग्राफ के अंदर जैसे हमने एवरेज स्पीड तो निकाल ली थी, एवरेज वेलोसिटी, अगर हमें t1 और ये t4 एवरेज वेलोसिटी है, तो हमें अगर निकालने तो हम क्या करते थे कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है x, इनिशियल कितना है, तो डेल्टा x निकालते थे हम, ये हो गया हमारा डेल्टा x, ठीक है, और हम उसे डिवाइड कर देते थे इस चीज़ से, चेंज इन टाइम डेल्टा t। तो हमारी जो वेलोसिटी आती थी एवरेज वो थी डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो ये तो बात हो गई एक इंटरवल में, मतलब t इक्वल्स टू 1 to 4 सेकेंड्स, मतलब ये 3 सेकेंड का जो इंटरवल है इसके बीच में हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। लेकिन अगर मुझे पता लगानी है कि नहीं, मेरे को तो इधर 1.23 सेकेंड्स पे जो वेलोसिटी थी हमें वो बताओ, एग्जैक्ट वेलोसिटी। जैसे कि ओके, इमेजिन करो आप कार चला रहे हो और आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है, ठीक है, और वो बोलता है कि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो आप बोलोगे भाई साहब मैं तो 100 किलोमीटर चलाया ही नहीं घर से, आपने कैसे बता दिया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, ना तो मैंने 1 घंटे तक गाड़ी चलाई और ना मैंने इसमें 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन पुलिस वाला पागल थोड़ी ना, वो आपको बताएगा कि नहीं, अगर आप जिस स्पीड से जा रहे थे अगर आप उसी स्पीड से चलते रहते तो आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते। तो जो 100 किलोमीटर पर आवर पुलिस वाले ने बताया कि आप उस स्पीड से जा रहे हैं, वो कौन सी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस, उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे आपकी क्या स्पीड है, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर मुझे एकदम किसी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो हमें जो ये जो लेंथ है इतना बड़ा, इसे छोटे से छोटा करना पड़ेगा। सपोज मैं अगर इसे छोटा करता जाऊँ एकदम छोटा करता जाऊँ, एक पॉइंट आएगा कि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये मेरे 1.23 सेकंड के एकदम पास पहुंच जाएगा टाइम पे, है ना। तो हम उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, किसी एकदम टाइम पे निकालनी है, तो सपोज हमें किसी टी टाइम पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे जो हमारी पोजीशन है हम वो निकालेंगे, जिसे बोल देते हैं हम एक्स टी, ठीक है। और फिर उसके जस्ट थोड़े से टाइम बाद, मतलब टी प्लस एकदम छोटा सा टाइम डेल्टा टी, उसके बाद जो पोजीशन आएगी उसे हम बोलेंगे एक्स टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। तो अब बस हम वही वाला सेम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डायरेक्ट v लिखते हैं, हम बार नहीं लगाते। तो हमारी v क्या होगी, फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये कितना हो गया, t प्लस डेल्टा टी माइनस टी, मतलब ये आ जाएगा वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तभी बोलेंगे जब ये डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो, ठीक है। इसलिए हम क्या लगाते हैं इधर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। तो अगर मैं इस पार्ट को एक्सपेंड करके दिखाऊं तो ये भी कैसा है, इधर है हमारा चेंज इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स और नीचे है डेल्टा टी, और ये जितना छोटा होगा ना उतना हमें एक्यूरेट वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट का मतलब क्या होता है बाय द वे, कि हमें डेल्टा टी की कौन सी वैल्यू लेनी है, 0 के जस्ट नेक्स्ट वाली, मतलब 0 नहीं, लेकिन 0 के बाद जो भी कोई पॉजिटिव नंबर आता है ना वो डेल्टा टी है, ठीक है। जितना छोटा इमेजिनेबल है, 0.00000001, लिमिट का मतलब ही यही है, ठीक है। 0 नहीं, 0 के जस्ट नेक्स्ट। तो अगर आपने मेरा पिछला डिफ्रेंशिएशन वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस चीज़ का फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का। तो मतलब वेलोसिटी क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर जस्ट वेलोसिटी। अगर आपको सिर्फ वेलोसिटी बोला जाए किसी चीज़ की कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो आप उसे मान सकते हैं कि वो पक्का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही दी हुई है, क्योंकि अगर हमें कहीं एवरेज वेलोसिटी देनी होती है ना तो हम एवरेज वहाँ पर ज़रूर स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे हम वेलोसिटी लिख रहे हैं तो उसे हम मान सकते हैं कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये है हमारी वेलोसिटी, हमें इस चीज़ से मतलब है, मेन चीज़। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो शायद आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सपोज़ हमें एक्स की पोजीशन, सपोज़ ये जो ये ग्राफ अजीब सा ग्राफ है, इस ग्राफ को हम टाइम के साथ ऐसे लिख सकते हैं 12t5 माइनस 3t³ प्लस 16t माइनस 15, ऐसे रैंडमली लिख दिया मैंने, ठीक है। हमें ये एक्स दे रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे वेलोसिटी बताओ एट t इज़ टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ठीक है। इजी है। हम क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। अब हमें इसे पूरे का डिफरेंशिएशन करना है तो हर टर्म का अलग अलग कर सकते हैं, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा, 12 एज इट इज़, पावर आगे और एक पावर कम कर दो, माइनस 3 एज इट इज़, पावर आगे और एक पावर कम कर दो, मतलब स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और 16t का क्या हो जाएगा, 16 एज इट इज़, टी की पावर एक आगे लगे मतलब या 1, और टी की पावर 0 बच जाएगी तो वो भी क्या हो गया 1, माइनस 15 का 0। तो हमारी वेलोसिटी क्या हो गई फाइनल, 12×5 टी, यहाँ 4 बचेगा, माइनस 9t² प्लस 16, ये हमारी वेलोसिटी है। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है t इज़ टू 2 सेकेंड, कहाँ गया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो बस अब यहाँ टाइम की जगह जो हमें वैल्यू दे रखी है टाइम की वो डाल दो, तो v एट t इज टू 1 क्या हो जाएगा, 60, 1 की पावर 4 माइनस 9, 1 की पावर 2 प्लस 16। तो हमारा v ऐसा बार लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाओ तो भी अंडरस्टूड है कि वो t इज टू 1 पे है। तो 60 माइनस 9 प्लस 16 कितना हो गया, 76 माइनस 9, 67 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आपको एट t इज टू 2 सेकेंड क्या वेलोसिटी होगी तो यहाँ t की जगह 2 डाल दीजिए और सिमिलरली 4 डाल दीजिए, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ।
सपोज हमें x दे रखा है 5t³ माइनस 6t² प्लस 4t माइनस 3, हमें ये दे रखा है। और मैं आपसे पूछूं कि वो टाइम बताओ जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाए, तो फाइंड t वेयर वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी क्या होती है, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब 5 × 3 15, एक पावर कम t² माइनस 6 × 2 12, एक पावर कम, प्लस 4t की इधर कोई पावर नहीं है तो मतलब 4t का 4 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है 0। तो वेलोसिटी आ गई हमारी 15t² माइनस 12t प्लस 4। अब हमें टाइम निकालना है जब ये 0 है, तो मतलब यहाँ v की जगह 0 रख दो, तो 15t² माइनस 12t प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स कैसे निकालते हैं, t1 t2 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस b इधर कितना है 12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट b², 12 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 15 और c कितना है 4, डिवाइडेड बाय 2a। 2a कितना हो जाएगा 2 × 15। बस अब इसे सॉल्व कर लो, t1 और t2 निकल गया। ठीक है, मैंने ये रैंडम इक्वेशन लिखी थी, हो सकता है इसके रूट्स निकले ना, 16 नहीं निकलेंगे इसके रूट्स, सॉरी इमेजिनरी। तो ठीक है, अगर नहीं निकल रहे तो आप लिख दो कि वर्चुअल रूट्स नो सच टाइम एग्जिस्ट, और अगर निकल रहे तो निकालो। ठीक है, या आप इस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं। सो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अभी यहाँ पर हमने वेलोसिटी कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, थैंक यू।